नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कल की तरह ही कंटिन्यू वन लाइन फैक्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। और बिना देरी के आगे बढ़ेंगे। और ये रहा आज का पहला पॉइंट है, किस ताप पर किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और अगला पॉइंट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है वो संवहन कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया संवहन कहलाती है। और अगला पॉइंट है, दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती हैं तथा ठंडी करने पर संकुचित हो जाती हैं। जो धातु जो लगी होती है दोनों की जगह पर, तो धातु क्या होती हैं, गर्म होने पर फैलती हैं और ठंडी होने पर संकुचित हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। इस कारण से दो रेलों की जो पटरी होती हैं उनके बीच रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी के पाइप लाइनें क्यों फट जाती हैं? तो शीत ऋतु में क्या होता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। पाइप के अंदर जो पानी होता है वो जम जाता है और फैल जाता है। इस कारण से पहाड़ों पर जो पाइपलाइन होती हैं वो फट जाती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम मापा जा सकता है? जो विकिरण पायरोमीटर होता है उसमें कितना तापक्रम मापा जाता है, कितना टेम्परेचर मापा जाता है? तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर इसमें मापा जाता है। अगला पॉइंट है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? तो पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 273.16 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन में 273 डिग्री केल्विन होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, इंसुलेशन या आपतन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण, इंसुलेशन या आपतन का मतलब होता है कि आने वाली सौर विकिरण। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जल का सर्वाधिक घनत्व तो क्या होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमने पहले पढ़ चुके हैं इस पॉइंट को। इसी के साथ अगला है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 1 दे रखी है, 1 होती है। अगला पॉइंट है, ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आईएमपी पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन क्रिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाएं होती हैं उसमें क्या होता है, ठोस से गैस द्रव में बदलता है और द्रव से गैस में बदलता है। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि ठोस से डायरेक्ट ही गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो डायरेक्ट ठोस में बदलने की क्रिया कहलाती है, ठोस से गैस में बदलने की जो क्रिया है वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। यानी कि ऊर्ध्वपातन जो क्रिया है उसमें क्या होता है, ठोस अवस्था से कोई पदार्थ होता है वो ठोस अवस्था से डायरेक्ट द्रव में न बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगला पॉइंट है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकते हैं? तो पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। पानी जो है दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक इसलिए किया जाता है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है।
बुरादा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है और बर्फ को पिघलने नहीं देता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है या अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है। और अगला पॉइंट है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो जो ध्वनि की जो गति होती है सबसे तेज कांच में होती है। आपके सामने ऑप्शन में कांच दिए रखा होगा और कांच आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की जो यूनिट है या जो इकाई है वो डेसिबल है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, परावर्तन के कारण। अगला पॉइंट है, पॉइंट बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव है वह ध्वनि से ही संबंधित हैं। डॉपलर प्रभाव जो है वह ध्वनि से ही संबंधित हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि का जो उच्चतम स्तर होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वो आयाम पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो वायु की अपेक्षा लोहे में। ध्वनि की जो चाल है वो वायु की अपेक्षा लोहे में सर्वाधिक होती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हाल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? आपने देखा होगा किसी हाल में अगर हम चिल्लाते हैं या आवाज़ करते हैं तो उसका डबल आवाज़ रिपीट होता है, तो वो होता है परावर्तन के कारण, वो होता है परावर्तन के कारण। इसी के साथ अगला पॉइंट है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना ही ग्रीन मफलर है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे जो वृक्षारोपण किया जाता है, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो ग्रीन मफलर हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पराध्वनि चाल मापने की इकाई क्या है? तो पराध्वनि जो चाल मापने की जो इकाई है वो मैक है, मैक। इसी के साथ अगला पॉइंट है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की जो इकाई है वो हर्ट्ज है, HZ से इसको दर्शाते हैं, हर्ट्ज हैं। आवृत्ति की जो इकाई है वो हर्ट्ज है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। दोस्तों हम इतनी स्पीड में चल रहे हैं तो इतना लाइक तो बनता है। फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का जो नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का नीला रंग। और अगला पॉइंट है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा कारण उत्तरदायी है? जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? तो मध्य का आपतन कोण जो होता है वो अपवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। मध्य का जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो दृश्य क्षेत्र को अवशोषित कर लेते हैं, दृश्य क्षेत्र को अवशोषित कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश को
पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट और 20 सेकेंड पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है। और अगला पॉइंट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी प्रश्न है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देता है। किस कारण से अस्त होते हुआ सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होता हुआ जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनाने का क्या कारण है? तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनती है। और अगला पॉइंट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का जो रंग है वो निश्चित किया जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है? तो जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसके कारण समुद्र का पानी जो है वो नीला दिखाई देता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो स्वाभाविक है कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। बेजानी, हैप्पी, नाला, जो कि इस नाम से हम इसको जानते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन जी जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की लास्ट स्लाइड ये रही, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार हैं वो वर्ष 1930 में मिला था। अगला पॉइंट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो लेंस उपयोग में लाया जाता है वो कनकेव यानी कि अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग किसमें किया जाता है? तो संचार में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। संचार माध्यम में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो स्वाभाविक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिसको हम बेजानी, हैप्पी, नाला के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारावाष्प भरी जाती हैं। ट्यूबलाइट में 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ का एवं पारावाष्प भरी जाती हैं। अगला पॉइंट है, अप्रभावी तरंग कैसे बनती हैं? तो विपरीत दिशा में चालित समान आवृत्ति की 2 तरंगें जो हैं वो अप्रभावी तरंग बनाती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? तो अवरक्त प्रकाश कहते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अवरक्त कहते हैं। इसी के साथ आज का लास्ट पॉइंट है, जल सतह पर तेल की पतली
परत रंगीन क्यों दिखाई देती हैं? तो जल की जो सतह होती हैं उसके ऊपर तेल की जो पतली परत होती हैं वो रंगीन दिखाई देती हैं। वो किस लिए दिखाई देती हैं? वो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देती हैं। दोस्तों ये रहे कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट आईएमपी फैक्ट हैं जो कि एमपी टेट व्यापम पीबी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरीके से हर रोज साइंस से संबंधित और हिंदी से संबंधित वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।